आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं बिग बुलेटिन। मैं हूं अबू हुरैरा और आज बिग बुलेटिन में हम बात करेंगे उत्तराखंड सियासी बहरान की। सुप्रीम कोर्ट में आज फिर इस पूरे मामले पर सुनवाई हुई और कोर्ट ने पूरे मामले को आज एक तरह से फिर होल्ड पर कर दिया है। 3 मई को अब अगली सुनवाई होगी। आज इसी पूरे इश्यू पर बिग बुलेटिन में हम बात करेंगे। जी हां, उत्तराखंड में सियासी बहरान एक तरह से जारी है और उत्तराखंड का सियासी बहरान अभी थमा नहीं है। उत्तराखंड हाईकोर्ट के बाद अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। आज सुप्रीम कोर्ट में फिर उत्तराखंड सियासी बहरान पर सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट 29 अप्रैल को होने वाले फ्लोर टेस्ट को फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया है और रियासत में सदराज लागू रहेगा। इस बीच कोर्ट ने मरकजी हुकूमत से 7 सवाल किए हैं। अब माना यह जा रहा है कि इन सारे सवालों के जवाब के लिए मामले को आईनी बेंच को भेजा जा सकता है। पिछली सुनवाई में मरकज की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने 27 अप्रैल यानी आज तक उत्तराखंड में सदराज का हुक्म दिया था। तो एक तरह से इस पूरे मामले को सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड कर दिया और अब अगली तारीख 3 मई की है और उस दिन क्या कुछ निकल कर आता है यह देखना दिलचस्प होगा। सबसे पहले हम आपको कांग्रेस और बीजेपी का जो रिएक्शन है आज कोर्ट का जो मामला हुआ है उस पर रिएक्शन हम आपको पहले सुनवाई देते हैं। मुझे पूरा न्याय व्यवस्था पर पूरा विश्वास है। मुझे यकीन है कि न्यायालय इसका संज्ञान लेंगे और यदि ऐसी कोई कार्रवाई की जाती है, कांग्रेस के अंदर कोई पोचिंग की जाती है या जिन लोगों ने पहले एफिडेविट तक सबमिट किए हैं, कोर्ट में किए हैं, कोर्ट से बाहर सबमिट किए हैं, उनमें किसी तरीके की पोचिंग की जाती है, किसी तरीके का वो किया जाता है, तो ये भारत की न्यायिक व्यवस्था का भी अपमान होगा और मैं समझता हूं कि ऐसा कुछ किया जाएगा तो न्यायालय संज्ञान लेंगे। देखिए, सवाल ये बीजेपी और कांग्रेस का नहीं है, सवाल ये डेमोक्रेसी का और एक व्यवस्था का। जब उत्तराखंड की विधानसभा में हरीश रावत सरकार अल्पमत हो गई थी तो विधानसभा अध्यक्ष ने अल्पमत सदस्यों के माध्यम से बजट पारित किया। यह देश के अंदर प्रजातंत्र है, यहाँ बहुमत का सम्मान होना चाहिए। विधानसभा अध्यक्ष ने बहुमत का सम्मान नहीं किया। कुल मिलाकर इसी बात पर एक विवाद प्रारंभ हुआ है। हमें उम्मीद है कि जब भी फ्लोर टेस्ट होगा और उसमें जीत सत्य की होगी। तो चलिए आज इसी पूरे इशू पर बात करेंगे। हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़े हुए हैं इस पूरे इशू पर बातचीत करने के लिए। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का हम आपसे तारुफ करा दें। हमारे साथ मुन्ना सिंह चौहान जी जो कि स्पोक्स पर्सन हैं बीजेपी उत्तराखंड के, हमारे साथ देहरादून से जुड़े हुए हैं। मनोज गोयल साहब लीगल एक्सपर्ट हैं, एडवोकेट हैं, सुप्रीम कोर्ट के दिल्ली से जुड़े हुए हैं। और इसी तरह से शकीलुज्जमा अंसारी साहब मेंबर हैं नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड के, आप भी हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं। तीनों खास मेहमानों का इस खास प्रोग्राम में खैर मकदम करते हैं। सबसे पहले मनोज गोयल जी, आपके पास आना चाहेंगे। लीगल एक्सपर्ट हैं आप। सुप्रीम कोर्ट में आज जो कुछ हुआ, सेंट्रल गवर्नमेंट से सुप्रीम कोर्ट ने 7 सवाल किए हैं। कैसे आज की पूरी कार्रवाई को आप सुप्रीम कोर्ट में कैसे देखते हैं मनोज साहब? देखिए, ये जो 7 सवाल आज सुप्रीम कोर्ट में फ्रेम करे गए हैं और सेंटर को दिए गए हैं, ये सारे मुद्दे इनमें से कम 2-3 सवाल तो ऐसे हैं जो कि पहली बार सुप्रीम कोर्ट में कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के क्वेश्चन के तौर पे आ रहे हैं। तो ऐसा संभव है कि सुप्रीम कोर्ट उसको सुनने के बाद में कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को रेफर कर दे। 5 जज की जो बेंच होती है जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के मैटर्स को सुना करती है जी, उसको रेफर कर सकती है, क्योंकि इसमें मुद्दा यह है कि स्पीकर की पावर्स क्या हैं, पोजीशन क्या है, और प्रेसिडेंट रूल अगर इंपोज करना है तो क्या स्टेज है उसकी। मटेरियल की बात नहीं है कि मटेरियल क्या था क्या नहीं था। हां, एक क्वेश्चन ये जरूर है कि जो भेजा गया रिपोर्ट गवर्नर को और जो गवर्नर ने मैसेज भेजा, तो क्या गवर्नर मैसेज ऐसा स्पीकर को दे सकते हैं। तो इस तरह से सारे क्वेश्चंस जो ये इस बार उठाए गए हैं, वो सारे क्वेश्चंस जो हैं ऐसे हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में फॉर द फर्स्ट टाइम सुप्रीम कोर्ट में आ रहे हैं। और अभी फिलहाल 2 जजेस की बेंच इसको सुन रही है जी, जबकि प्राय कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के मैटर्स, जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन के मैटर्स होते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में रेफर करे जाते हैं। तो ऐसी संभावना भी बन सकती है कि इसको अंततः
लार्जर बेंच को रेफर कर दिया जाए। जी ठीक है। मुन्ना सिंह चौहान जी आपके पास आना चाहेंगे। अब बीजेपी को कोर्ट से किस तरह की उम्मीद है? 3 तारीख को अगली फिर सुनवाई होनी है इस पूरे मामले को लेकर। हुरेरा साहब, देखिए अभी एडवोकेट गोयल साहब ने बहुत सारी चीज़ें बहुत संक्षेप में स्पष्ट कर दी। इसके अंदर 2-3 सवाल बहुत, चूंकि विधायक रहा हूं, विधानसभाओं का सदस्य रहा हूं जी, तो एक तो आर्टिकल 175 का है जो गवर्नर का संदेश जाता है विधानमंडल को, आर्टिकल 175। दूसरा आर्टिकल 74(2) है। आर्टिकल 74(2) में यूनियन कैबिनेट जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को एडवाइस रेंडर करते हैं उसके बारे में स्पष्ट तौर पर कहा है कि दैट एडवाइस कैन नॉट बी कॉल्ड इन क्वेश्चन इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ। अब जब यदि वो एडवाइस कैन नॉट बी कॉल्ड इन क्वेश्चन इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ, तो फिर अल्टीमेटली द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज एक्टेड अपॉन द एडवाइस ऑफ द यूनियन कैबिनेट एंड ऑन द बेसिस ऑफ द रिपोर्ट फ्रॉम द गवर्नर। तो फिर ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। तीसरा सवाल है आर्टिकल 212। आर्टिकल 214 में कहा गया है जिसकी वजह से स्पीकर साहब ने इस पूरे प्रकरण में अपने शक्तियों का बहुत घोर दुरुपयोग किया, पक्षपातपूर्ण आचरण किया और बाकायदा सरकार के और कांग्रेस पार्टी के एक एजेंट की तरीके से काम किया। महत्वपूर्ण पक्ष है। लेकिन मैं ये भी साथ ही साथ स्वीकार कर रहा हूं कि आर्टिकल 212 में कहा गया है, आर्टिकल 212(2) में कहा गया है कि स्पीकर का जो हाउस के अंदर फैसला होगा दैट कैन नॉट बी कॉल्ड इन क्वेश्चन इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ ऑन द ग्राउंड ऑफ द एलिगेशन कि उन्होंने कोई इरेगुलरिटी की है। तो इसलिए गोयल साहब ने जैसा कहा, बड़ा सवाल यह उठता है कि जो स्वीपिंग पावर्स है स्पीकर के पास, क्या उसका किस हद तक दुरुपयोग कर सकते हैं, क्या उसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है? क्योंकि अब आप पूछेंगे इसे साबित कैसे करेंगे। अब हाउस का जो ऑडियो विजुअल रिकॉर्ड्स है, क्योंकि हमारे विधानसभा की जो कार्रवाई चलती है उसका ऑडियो विजुअल रिकॉर्ड तैयार होता है, उस रिकॉर्ड के अंदर साफ दिखाई दे रहा है कि पूरा अपोजिशन डिवीजन की मांग कर रहा है। अपोजिशन ने बाकायदा स्पीकर को लिख करके भी दिया कि हमें डिवीजन चाहिए। यहां तक कि अपोजिशन ने एडवांस में गवर्नर साहब को लिख करके भी प्रत्यावेदन दिया कि हम इस पर डिवीजन चाहेंगे आज। लेकिन तमाम सारी अनुरोधों को, तमाम सारी दलीलों को स्पीकर ने खारिज करते हुए डिवीजन डिसअलाउ कर दिया। जबकि सदन के अंदर हो, पार्लियामेंट हो, लोकसभा हो, राज्यसभा हो, विधानसभा हो, विधान परिषद हो, मैं उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भी सदस्य रहा हूं, उत्तराखंड की विधानसभा में सदस्य रहा हूं। डिवीजन की मांग करने के लिए यदि केवल सदन का एक सदस्य डिवीजन की डिमांड करता है तो स्पीकर के लिए मैंडेटरी है कि वो डिवीजन अलाउ करें। तो क्या कारण थे कि स्पीकर वाज बेंट अपॉन नॉट टू अलाउ द डिवीजन ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस? और अब एक प्रश्न यहां बड़ा उठता है, यदि हाउस के अंदर डिवीजन अलाउ कर दिया होता तो 35 सदस्य एप्रोप्रिएशन बिल के अगेंस्ट थे, 32 उसके पक्ष में थे, तो बिल सदन के अंदर गिर गया। मनी बिल यदि सदन के अंदर गिर जाता है तो सरकार गिर गई, सरकार का फ्लोर टेस्ट 18 तारीख को हो गया। इसलिए प्रश्न ये उठता है कि 18 तारीख को यदि फ्लोर टेस्ट हो गया है, मनी बिल डिफीट हो गया है, अर्थात सरकार डिफीट हो गई है, तो फिर दूसरे किसी फ्लोर टेस्ट की आवश्यकता ही नहीं रह जाती। जी ठीक है। शकीलुज्जमा साहब आपके पास आना चाहेंगे कि उत्तराखंड हाईकोर्ट ने एक तरह से बड़ा झटका सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया था, लेकिन अब आपको क्या लग रहा है कि जो राह है वो एक तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए बहुत मुश्किल नहीं लग रही है? देखिए, नैनीताल बेंच ने जो डिसीजन लिया था वो सुप्रीम कोर्ट के उस केस के हवाले से लिया था जो बुमई केस है, जो महत्वपूर्ण केस है, जिसके बेस पर सेंट्रल गवर्नमेंट को हाथों को महदूद किया गया था कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पावर का नाजायज इस्तेमाल करके राज्य सरकारों को बर्खास्त नहीं किया जा करे। ख़ास तौर पे उसमें जो है नंबर्स की गिनती का सवाल था। अब पूछ ले, पहले काफ़ी किसकी सरकार थी नहीं थी, इस पर बहस हम नहीं करेंगे, लेकिन आप देखिए कि पहले नंबर्स के गिनती पर सरकारों को बर्खास्त कर दिया जाता था और बड़ी बड़ी तादाद में नंबर गवर्नर के यहाँ, प्रेसिडेंट के यहाँ पहुँचते थे। तो उन्हीं को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला लिया था बुमई केस में। फाइनल एक समझिए कि लॉ 356 के लिए गाइडलाइन बनाया कि किसी भी सरकार का गिरने का मेजॉरिटी और माइनॉरिटी प्रूफ करने का
जो जगह है वो हाउस के बाहर नहीं है, वो हाउस के अंदर है। कोई भी सरकार फ्लोर पर ही उसका मेजॉरिटी का टेस्ट होगा, जिसके बुनियाद पर आज तक ये काम चल रहा था। अब जब फ्लोर टेस्ट का डेट वहां आ चुका था 29 तारीख को, 29 मार्च को, उससे एक दिन पहले प्रेसिडेंट रूल लगा दिया गया, 1-2 दिन पहले प्रेसिडेंट रूल लगा दिया गया। ये एक सवाल है और सुप्रीम कोर्ट इसी को पूछ रहा है कि आखिर क्या वजह हो गई, क्या जल्दी थी कि 175(2) के तहत जो फ्लोर का टेस्ट करने का जो था उसको किए बिना आप प्रेसिडेंट रूल लगा दिया। जो 7 सवाल है उसमें बड़ा महत्वपूर्ण है कि देखिए, हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी बड़ी आजादाना तौर पे अपने आप तरीके से चलती है। अगर ये पिलर जो हिंदुस्तान के संवैधानिक पिलर हैं, अगर एक दूसरे के अंदर इंटरफेयर करेंगे तो हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी और हिंदुस्तान को सही तरीके से नहीं चल सकता। इसलिए जो लेजिस्लेशन का पावर है, जो स्पीकर का पावर है, वो हाउस के अंदर जो कार्य करेगा वो चैलेंजेबल नहीं है। ठीक है, आज तक तो यही कहानी है जी। अब आगे 1 मिनट हम पूरा, अब हम आगे ये कहना चाहते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट ने जो क्वेश्चनर दिए हैं, वो क्वेश्चनर कोई ऐसा नहीं है कि कोई एक पक्ष में, लेकिन अगर ऐसी पोजीशन आ जाए कि स्पीकर पक्षपात करे तो कौन बताएगा? ये एक सवाल है सुप्रीम कोर्ट का और ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। अब ये उत्तराखंड में प्रेसिडेंट रूल है या नहीं है, एक बड़ी बहस ये है कि हिंदुस्तान में राज्य सरकारें कैसे चलेंगी, इसके लिए एक दिशा निर्देश है। बिल्कुल ठीक है, सुप्रीम कोर्ट को देना। ठीक है। मुन्ना सिंह चौहान जी, आप कुछ रिएक्शन देना चाह रहे हैं? जी नहीं, मैं अंसारी साहब से बाद उन्होंने कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बात कही। उन्होंने एक सवाल ये भी किया, जो इन हाउस प्रोसीडिंग है उसका जुडिशियल रिव्यू का सवाल, ये बड़ा सवाल होता है और कोई भी संसदीय प्रणाली को जानने वाला व्यक्ति जानता है कि अमूमन जो इन हाउस प्रोसीडिंग उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं होता। ये जेएमएम रिश्वत कांड में भी, जबकि बाकायदा रिश्वत कांड साबित हुआ, लेकिन चूंकि इन हाउस बोर्ड के लिए वो सब हुआ था, इसलिए उनका फाइनली एक्विटल हो गया। मैं दूसरी बात ये कह रहा हूं जो अंसारी साहब ने आखिर में रेज किया, यहां पे इशू ये नहीं, यहां मेजॉरिटी और माइनॉरिटी का इशू नहीं है, यहां इशू इस बात का था, एक तो उन्होंने ऑब्लिक रेफरेंस खुद ही उसको दे दिया कि स्पीकर साहब ने जिस प्रकार से तमाम सारे रूल्स ऑफ बिजनेस और तमाम सारे जो एक पार्लियामेंट्री कन्वेंशंस है, क्योंकि हम पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में हमारे देश में रिटर्न रूल से भी ज्यादा महत्व हम पार्लियामेंट्री कन्वेंशंस को देते हैं। तो स्पीकर साहब ने जिस प्रकार से उसको नजरअंदाज किया, जिस प्रकार से एक बहुत जिसे कहना चाहिए पार्टीशन आउटलुक और बिल्कुल एक दलगत तरीके से बिहेव किया, वो अपने आप में एक बड़ा सवाल है, जो एक संवैधानिक प्रश्न है, जो संभवतः जैसे गोयल साहब ने कहा कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को रेफर इसलिए हो सकता है कि हाउस का जो ऑडियो विजुअल रिकॉर्ड है उसकी भी एविडेंस वैल्यू है, और यदि उसकी एविडेंस वैल्यू है तो दैट प्रूव्स बियॉन्ड डाउट कि हाउस में कंप्लीट अपोजिशन ने खड़े होकर के कहा कि हमें डिवीजन चाहिए एंड स्पीकर डिसअलाउड फॉर नो राइम एंड रीजन। ये बड़ा सवाल है। ठीक है, और निश्चित रूप से लेकिन मुन्ना सिंह चौहान जी, राय नहीं है जी एसआर बोमई के केस में। ठीक है, मुन्ना सिंह चौहान जी, सवाल ये उठता है कि अगर फ्लोर टेस्ट करा लिया गया होता, 24 घंटे पहले अगर सदराज न लगाया जाता, फ्लोर टेस्ट हो जाता, तो शायद ये सब चीजों की नौबत नहीं आती। अबू हरारे साहब, मैं अंसारी साहब से भी जानना चाहूंगा, गोयल साहब से भी जानना चाहूंगा और आपसे भी जानना चाहूंगा। 18 तारीख को गवर्नर साहब ने फ्लोर टेस्ट का समय दिया, 28 तारीख को 10 दिन बाद का, बीच में 10 दिन इंटरवीनिंग 10 डेज थे उसमें। यदि 10 दिन के अंदर ऐसी कोई घटनाएं घटित हो जिससे राज्य में वो जो संवैधानिक मशीनरी है वो पूरी तरीके से विफल हो गई, एक अराजकता की स्थिति है, जिस तरीके से पोचिंग की बात हरीश रावत जी कर रहे हो, खुद पोचिंग में निकल पड़े, उनका बाकायदा लाइव स्ट्रिंग हो गया इस बात का, वो करोड़ों रुपए लेते देते की बात करते हुए पकड़े गए, वो ऑफर करते हुए पकड़े गए कि मेरे सरकार में आओ, मंत्री बनो, करोड़ों रुपए की लूट करो, 5-5 करोड़ ले जाओ, 29 तारीख को कुछ टॉपअप दूंगा। तो क्या संविधान में, गोयल साहब से जानना चाहता हूं इस बात को,
क्या संविधान इस बात के लिए डिबार करता है कि राज्यपाल कोई सप्लीमेंट्री रिपोर्ट नहीं भेज सकते? ठीक है, इस ठीक केस है। में राज्यपाल साहब ने सप्लीमेंट्री रिपोर्ट भेजी और उसमें उन्होंने जो वारंटी ऑफ सिचुएशन थी, जो इमरजेंसी थी, उसको हाईलाइट करके कहा कि यहां संवैधानिक तंत्र की पूरी तरह विफलता हो गई है। बिल्कुल और ठीक है, तत्काल ठीक है। मुन्ना सिंह चौहान जी, के अलावा मुन्ना सिंह चौहान जी, देखिए गोयल साहब के पास भी आएंगे और इसके अलावा शकीलुज्जमा साहब के पास भी आएंगे। आपने जो सवाल उठाया इसका जवाब हम दोनों से लेंगे, अपने जो पैनलिस्ट हैं। छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद इसी इशू पर लौटते हैं और आपने जो सवाल उठाए सवाल का जवाब भी लेंगे। छोटे से ब्रेक ले रुकेंगे। तो बिग बुलेटिन में आज हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड बहरान के। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर इस पूरे मामले को होल्ड पर रखा है और 3 मई को इस पूरे मामले पर फिर से सुनवाई होगी। 3 खास मेहमान इस पूरे इशू पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए। ब्रेक पर जाने से पहले मुन्ना सिंह चौहान ने पूरा मामला उठाया था कि किस तरह के रियासत में कुछ ऐसे हालात बने जिसकी वजह से प्रेसिडेंट रूल लगाना पड़ा। मनोज गोयल जी, आपसे शुरू करना चाहेंगे कि मुन्ना सिंह चौहान ने कहा कि राज्य में ऐसे हालात बन गए थे जिसकी वजह से सदराज और प्रेसिडेंट जो रूल था वो लगाना पड़ा। कैसे आप देखेंगे इससे मनोज जी? देखिए, मेरे दोनों ही को स्पीकर्स ने बहुत अच्छे मुद्दे उठाए हैं और मैं एक के बाद एक लॉ की जहां तक बात है उसको पहले एक बार क्लियर करना चाहूंगा। एक मुद्दा उठा जुडिशियल रिव्यू का। देखिए, जो स्पीकर के अधिकार हैं और जो उनकी ड्यूटीज हैं उसके लिए स्पीकर ही जिम्मेदार हैं और कहां तक गवर्नर उसमें इंटरफेयर कर सकते हैं वो अपने आप में प्रश्न है, क्योंकि हर कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी अपने आप में इंडिपेंडेंट है जी, कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है और इक्वल स्टेटस की है। गवर्नर को क्या पावर्स हैं कि वो स्पीकर के एक्शन और इनएक्शन को रिव्यू करें? क्वेश्चन है अपने आप में। सुप्रीम कोर्ट कहां तक स्पीकर के एक्शंस को रिव्यू कर सकता है वो अपने आप में क्वेश्चन है, क्योंकि इन हाउस प्रोसीडिंग का जैसे कहा गया जुडिशियल रिव्यू प्राय नहीं होता है। लेकिन यहां क्वेश्चन ये भी होगा कि अगर कोई ऑब्जेक्टिव एविडेंस है, जैसा कहा जा रहा है कि वोट डिवीजन ऑफ वोट डिमांड करा गया और वो नहीं करा गया, उस सूरत में क्या स्थिति बनेगी? क्या सुप्रीम कोर्ट रिव्यू कर सकता है उस स्थिति को? आउटकम को नहीं, लेकिन प्रोसीजरल जो अगर कोई लैप्सेस हैं तो क्या उनको सुप्रीम कोर्ट देख सकता है? वो अपने आप में क्वेश्चन मार्क है। इसी तरह से गवर्नर का एक्शन इनएक्शन वो अपने आप में कहां तक रिव्यूएबल है, प्रेसिडेंट का एक्शन कहां तक रिव्यूएबल है और क्या ग्राउंड्स होंगी? रिव्यूएबल है, इस बात में कोई डाउट नहीं है कि प्रेसिडेंट का एक्शन आर्टिकल 356 के अंदर रिव्यूएबल है, इसमें कोई डाउट कहीं नहीं है। सिर्फ क्वेश्चन क्या है कि उसकी सीमा क्या है, उसके दायरे क्या हैं जी। वो दायरे भी तय करे गए हैं और उसमें यह कहा गया है कि अगर कोई मटेरियल बिल्कुल भी ना हो जी, या मटेरियल बिल्कुल इररेलेवेंट हो तो उन दो सूरतों में यह कहा जा सकता है कि जो प्रेसिडेंट का डिसीजन है वो गलत है। बिल्कुल। लेकिन अगर मटेरियल है और रेलिवेंट है तो कितना रेलिवेंट है, कितना ज्यादा, कितना कम, ये बात इसका कोई सुप्रीम कोर्ट संज्ञान में नहीं लेती है। ठीक, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। ठीक। ये बात रही जुडिशियल रिव्यू की और इसीलिए अप्रोप्रिएशन बिल वो फेल करा या नहीं करा वो अधिकार में था स्पीकर के। डिवीजन डिमांड करा गया वोट्स का, दिया कि नहीं दिया गवर्नर का अधिकार था, स्पीकर का अधिकार था। अगर स्पीकर ने उसका वायलेशन करा है, कुछ और चीज है, तो उसकी क्या रेमेडी हो सकती है वो अपने आप में, जैसे मैंने कहा, एक क्वेश्चन मार्क होगा। ठीक है। तो ये मुद्दे हैं जहां पर कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में देखने पड़ेंगे। उसके अलावा जो आपने कहा कि स्थिति बन गई स्टेट में, तो ये अलग एक बहुत अहम प्रश्न है कि इस बिना पे कि वहां पर खरीद फरोख्त हो रही है एमएलएस की या संभावना है, क्या वो एक आधार हो सकता है प्रेसिडेंट रूल का? क्योंकि एक बड़ा अहम मुद्दा इस सारे प्रकरणों में यह है कि मेजॉरिटी जो हम प्रूव करें, मैंने जैसे पहले भी कहा कि उसमें प्योरिटी ऑफ मींस भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि हम खरीद फरोख्त करके हम मेजॉरिटी को प्रूव कर लें। बिल्कुल ठीक है तो अगर, लेकिन उसमें फिर एक प्रश्न उठता है कि ये चीफ मिनिस्टर की वार्ता है। अबू जी मैं फिनिश करता हूं 1 मिनट में। जी जी जी। ये चीफ मिनिस्टर की वार्ता है। क्या चीफ मिनिस्टर की वार्ता को हम मान सकते हैं कि वो स्टेट की वार्ता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की वार्ता है?
क्या हम पूरा समझ सकते हैं कि पूरी गवर्नमेंट मशीनरी फेल का ब्रेकडाउन हो गया है? ये सारी बातें फिर सुप्रीम कोर्ट को तय करनी पड़ेंगी। जी ठीक है। मनोज जी, आपने मुन्ना सिंह चौहान जी के काम की बात कही, मुस्कुरा रहे हैं मुन्ना जी। शकीलुज्जमा आपके पास आना चाहेंगे। शकीलुज्जमा साहब की आखिर जो इतना मामला बढ़ा, इसके लिए जिम्मेदार आप किसको देखते हैं जो इस तरह के हालात हुए रियासत में? देखिए, जिम्मेदार तो हम अभी किसी को नहीं कह सकते हैं, मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर है। लेकिन सबसे अहम जो कई बात अभी हमारे एक्सपर्ट गोयल साहब ने और हमारे बीजेपी के मुन्ना सिंह जी ने भी कहे, इसमें दो तीन चीज बड़ा अहम है, इसको सोचना पड़ेगा जी। कानून क्या होता है? हिंदुस्तान के अंदर जो संविधान है, कानून है, वो कानून चेंजेबल भी है। कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल हैं जो 2/3 मेजोरिटी से चेंज होंगे, कुछ सिंपल मेजोरिटी से चेंज होते हैं। यानी जरूरत जब पड़ती है तो कानून हम बना सकते हैं या बदल सकते हैं जी। लेकिन हम पहले उसका इंपोज तो नहीं कर सकते हैं कि आगे ये होने वाला है इसलिए इंपोज करें। इसलिए इंपोज वो होता है कि आज क्या है उस पर अमल क्या हो रहा है जी। तो आज का कानून यही कहता है कि स्पीकर के एक्शन को आप चैलेंज नहीं कर सकते हैं कि वो हाउस के अंदर वो कैसे एक्ट कर रहा है, तो वो चैलेंजेबल नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट जो क्वेश्चनर दिया है उस क्वेश्चनर में ये है कि चेक एंड पावर कैसे हो सकता है, इसलिए उसके ऊपर आप अभी नहीं कुछ कह सकते हैं। तो स्पीकर को हाउस के अंदर जो भी एक्शन था। दूसरी बात यह है कि अभी ये मामला जो उत्तराखंड में शुरू हुआ था मेजोरिटी पर शुरू हुआ था जी। हाउस ट्रेडिंग का मामला बाद में आता है, तो उससे पहले यह भी आ जा सकता है सवाल कि एक पार्टी के एक इंपॉर्टेंट लीडर जो एक चीफ मिनिस्टर है उनके साथ 7-8 लोग मिल के अलग होकर दूसरी पार्टी से मिल जाते हैं जी। तो वो भी मामला एक हाउस ट्रेडिंग के दायरे में आता है कि वो क्या वजह है कि ये लोग अलग हुए। तो ये सवाल अभी प्रेसिडेंट रूल के बनने नहीं बनने में नहीं आता ठीक है जी। क्या स्पीकर जी। अब देखिए आप नैनीताल बेंच का एक इंपॉर्टेंट बात हमको कहने दीजिए, टाइम कम है जी। नैनीताल बेंच ने बड़ा महत्वपूर्ण फैसला आपको जो कहा था उसमें कहा था उसने कहा था कि पहले बीजेपी के लोगों ने कहा था कि हाउस डिसॉल्व नहीं किया है, हाउस सस्पेंड किया है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर से हाउस बंद। तो इसी पर तो ऑब्जेक्शन किया था नैनीताल बेंच ने कि आप किसी भी सरकार को या हाउस को सस्पेंड कर दीजिए और अपने मुवाफिक फिर कुछ दिन के अंदर कोई सरकार बनाने का काम कीजिए। तो फिर हिंदुस्तान में विधानसभाएं जितनी भी हैं, राज्य सरकारें जितनी भी हैं, वो काम नहीं कर सकती हैं। टाइम शकील साहब बिल्कुल नहीं बचा। मुन्ना सिंह चौहान जी, 3 तारीख से क्या उम्मीद है? 3 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में फिर से सुनवाई होनी है, वाइंड अप करेंगे बिल्कुल 30 सेकंड, बल्कि 30 सेकंड 20 सेकंड में ही जवाब दे दीजिए, टाइम नहीं बचा है। 3 तारीख से क्या उम्मीद है बीजेपी को? देखिए अंसारी साहब ने बड़ी तकरीर की और गोयल साहब ने, मैं केवल एक बात कह रहा हूं, ये गलत इंटरप्रिटेशन है कि स्पीकर इज द मास्टर ऑफ द हाउस। स्पीकर इज ए सर्वेंट ऑफ द हाउस और इंडियन डेमोक्रेसी की स्पिरिट यह है कि आवाम ही जो स्पिरिट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल में कहा गया वी द पीपल ऑफ इंडिया जी। तो वास्तव में हमारे पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की एसेंस ये है कि हाउस इज द मास्टर ऑफ इट्स ओन बिजनेस। द स्पीकर द प्रिजाइडिंग ऑफिसर ड्रॉज पावर्स फ्रॉम द हाउस। बिल्कुल, हाउस डज नॉट ड्रॉ पावर। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि 3 मई को सुप्रीम कोर्ट में फिर अब इस पूरे मामले पर बहस होने वाली है। 3 मई को क्या कुछ निकल कर आता है यह देखना बड़ा दिलचस्प होगा। वक्त हमारे पास बिल्कुल नहीं बचा। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरे इशू पर बातचीत करने के लिए। बिग बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब।